चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना मिशन 70। ठीक, जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तैयार हो जाइए, फटाफट जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा I बराबर 20 साइन पाई टी के लिए आवर्त काल होगा। तो सबसे पहले जानते हैं, ये देखिए I बराबर होता है, और चैप्टर का नाम पता है ना, अल्टरनेटिंग करंट AC, I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, तो 2 पाई, अब बाय ओमेगा के जगह पे कितना है, पाई, पाई पाई कैंसल, आंसर होगा 2 सेकेंड। कितना सेकेंड, 2 सेकेंड। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन जिस लेवल के भी क्वेश्चन बनाने हैं उसको आसानी से ध्यान से रखिएगा तो काम आ जाएगा। चलिए, प्रत्यावर्ती इतना के लिए आवृत्ति होगा। अब आवर्तकाल नहीं, आवृत्ति पूछा। आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर होगा ओमेगा बाय 2 पाई। ओमेगा का मान यहां है 4 पाई बाय 2 पाई, आंसर होगा 2। लेकिन यहां होगा 2 हर्ज। देखिए उसमें भी 2 आंसर है, इसमें भी 2 आंसर है। उसका आंसर था 2 सेकेंड, इसका आंसर है 2 हर्ज। और कोई अगर आपसे बोल देगा कि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनिएगा, T⁻⁻1। ये असल में सेकेंड इनवर्स के बराबर है। अर्ज इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। ये सब भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रत्यावर्ती धारा I इक्वल टू 50 साइन 4 पाई टी के लिए शिखर मान होगा। आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, जल्दी से बोलिए। द पीक वैल्यू ऑफ AC इन इतना, इसमें I नॉट का मान कितना होगा, जल्दी बता दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ABCD में, साथ में बताते भी जाइएगा आप लोग। ABCD में जल्दी बता दीजिए, फास्ट। जल्दी, वेरी गुड, आंसर आना चाहिए, फास्ट आंसर आना चाहिए दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर कितना आ चुका है, आंसर आ चुका है A। ठीक है, क्योंकि यही है I नॉट साइन ओमेगा टी, ये है ओमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा के एक आवर्तकाल में धारा का औसत मान कितना होता है। ठीक है, क्या आपको याद है, एक आवर्तकाल में जितना चार्ज इधर जाएगा उतना ही चार्ज वापस लौट जाएगा, इसलिए एवरेज क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा के एक अर्ध चक्र में धारा का औसत मान क्या होगा। प्रत्यावर्ती धारा के एक अर्ध चक्र में धारा का औसत मान क्या होगा। अर्ध चक्र में, आधा चक्र में, तो क्या होता था, 2I नॉट बाय पाई। कितना होता था, 2I नॉट बाय पाई, यानी 0.63 I नॉट, यानी 63% ऑफ I नॉट। ये किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो 2I मैक्स बाय पाई, I मैक्स वही I नॉट है। ठीक है, छठा, प्रत्यावर्ती धारा की दिशा, द डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इन बोथ डायरेक्शन अलोंग वायर, इन वर्टिकल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, नन ऑफ दीज। क्या होता है, किधर किधर होता है, इन बोथ डायरेक्शन अलोंग वायर, तार के अनुदिश दोनों ओर, तार के अनुदिश दोनों ओर, या कांस्टेंट होता है, या इन्वर्ट, ऊपर नीचे। क्या ऐसे ऐसे होता है कि नहीं होता, ऐसे ऐसे, याद है ना, ऐसे ऐसे होता है क्या, नहीं, ऐसे ऐसे। तो इन बोथ डायरेक्शन अलोंग द वायर। क्या आप लोगों के दिमाग में आंसर पहले आता है, अगर आता है तो आपका तैयारी बेहतर है, अच्छा है, बी कॉन्फिडेंट। और अगर नहीं आता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, चैप्टर पढ़ने की जरूरत है। हम एक दिन पहले ही शेड्यूल कर देते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए, कल जैसे कल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेके आ जाएंगे, तो आप पढ़ के आइए, दिमाग का यूज कीजिए थोड़ा सा।
प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का तात्कालिक मान यानी तात्क्षणिक मान। अब ये देखिए, ये 10 बार अभी तक में बोल चुके हैं सर, 6 क्वेश्चन में 10 बार बोल दिए, नहीं 10 बार तो 5 बार तो जरूर बोल दिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो ये देखिए ये सब यही है तात्क्षणिक मान, यही I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अच्छा, अगर वहां पूछ देगा, वहां अगर ये दे दे I बराबर I0 कॉस ओमेगा टी, क्या कीजिएगा, इसको मानिएगा कि नहीं मानिएगा, ये भी है तात्क्षणिक मान, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का शिखर मान I0 हो तो इसका वर्गमूल माध्य I रमेश, याद है I रमेश इक्वल टू क्या होता था, I रमेश इक्वल टू क्या होता था, याद है I रमेश इक्वल टू क्या होता था, I रमेश इक्वल टू I0 बाय √2। आंसर कितना होगा A, 8 नंबर। अपना अपना आंसर फास्ट देते जाइए। आभासी धारा होती है, आभासी धारा होती है, ठीक है, कितना √2 इंटू शिखर धारा, शिखर धारा बाय 2, शिखर धारा बाय √2, औसत धारा बाय √2। इसको कहते हैं आभासी धारा, इसको कहते हैं आभासी धारा, ठीक है, इसको कहते हैं। तो आंसर होगा यही, शिखर धारा बाय √2, शिखर धारा बाय √2, ठीक है। I रमेश को ही आभासी धारा कहते हैं, शिखर धारा बाय √2, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा मूल माध्य वर्ग मान का अनुपात, क्वेश्चन सेम है। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान I0 अब बटे I रमेश बराबर कितना, तो हम जानते हैं I रमेश बराबर होता है, I रमेश बराबर होता I0 बाय √2, ये इधर आएगा ये इधर जाएगा तो आंसर हो जाएगा √2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 110 वोल्ट स्रोत का प्रत्यावर्ती परिपथ में शिखर मान होगा, क्या ये कुछ अंदाजा है? देखिए ये क्या है बताइए, तो ये रमेश है कि मैक्सिमम है, ये रमेश है, रमेश, तो मैक्सिमम के लिए क्या होगा, ई रमेश इक्वल टू E0 बाय √2, √2 से गुना कर दीजिए तो आंसर होगा 110 √2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में आपूर्ति की जा रही प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है, भारत में आपूर्ति की जा रही प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है कितना हर्ज, 50 हर्ज। आप जो बल्ब देखते हैं उसमें कितना हर्ज लिखा रहता है, 50 हर्ज, यानी 1 सेकंड में कितनी बार ऊपर नीचे हो रहा है, 50 बार। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 220 वोल्ट एसी स्रोत की शिखर वोल्टता होती है, पीक वोल्टेज इन 220 वोल्ट एसी सोर्स इज। 220 वोल्ट एसी स्रोत की शिखर वोल्टता होती है, पीक वोल्टेज, ठीक है, तो ये होगा 311 वोल्ट, √2 से गुना करने के बाद 311 आता है, यानी 220 √2, यही आएगा 311। एसी परिपथ में तप्त तार यंत्र मापता है, शिखर मान, औसत मान, एसी का RMS मान, इनमें से कोई नहीं। देखिए एसी करंट को मापने के लिए हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, हॉट वायर, ठीक, तप्त तार, और वो नापता है I रमेश को। वो किसको नापता है, I रमेश या E रमेश को मापता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी परिपथ में तप्त तार यंत्र का विक्षेपण समानुपाती होता है। अब देखिए चूंकि वो गर्म होने के चलते वो मापता है, और गर्म के लिए आप जानते हैं हीट बराबर होता है I² RT, तो उसका जो विक्षेपण होता है वो I² के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती है? होता है I² के, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आप देखे होंगे कि मॉडल सेट में भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ था, सेंटअप में भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ था।
कुछ भी हो जाएगा, इससे 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रहेगा ही, ठीक है। और अगर ये जो हमारा 60 क्वेश्चन का सीरीज है वो 60 क्वेश्चन करके 10 क्वेश्चन आपसे बन जाए तो भाई और क्या चाहिए, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा के एक अर्चक पर प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, अभी तुरंत बोले थे 63%, कितना परसेंट, 63%। आसान क्वेश्चन है। प्रतिघात का मात्रक होता है द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है सोना बाबू, होता है ओम। क्या होता है, ओम। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, द एसआई यूनिट ऑफ ओम। अच्छा, इसका अगर पूछ दे डायमेंशनल फॉर्मूला तो फिर वही रेजिस्टेंस का लिखना है, V बाय आई। अब V का आप जानते हैं ml2t-3a-1 बाय a-1, तो ml2t-3a-2 t-3a-2। आई बात समझ में? अरे यार a-2 ना, a-2। तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रतिबाधा एक सब कुछ उसका जो रूप रंग है सब जो है वो रेजिस्टेंस के ही जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर होता है। केवल प्रतिरोध युक्त, सिर्फ प्रतिरोध है तो कालांतर शून्य होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। याद होगा प्रतिरोध जब सिर्फ रजिस्टिव होता था तो ईएमएफ बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी होता था, और आई बराबर भी होता था आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। एक एसी स्रोत से संबद्ध प्रेरक के दोनों ओर विद्युत वाहक बल एवं प्रेरक से जाती धारा का कालांतर क्या होगा। एक एसी स्रोत से संबद्ध प्रेरक के दोनों ओर विद्युत वाहक बल एवं प्रेरक से जाती धारा π/2 या आप -π/2 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विवान ईएमएफ और इसके बीच, धारा के बीच प्रेरणिक प्रतिघात होता है। इस क्वेश्चन में बहुत बार बच्चा गलती किया है, यह क्वेश्चन आसान है। प्रेरणिक प्रतिघात तो जानते हैं XL बराबर क्या होता था, ओमेगा L, लेकिन यहां तो दिया है कुछ, तो आप अभी तुरंत पढ़े थे फ्रीक्वेंसी बराबर होता है ओमेगा बाय 2π। इसको इधर कर दीजिए तो 2πf बराबर हो जाएगा ओमेगा। जानते हैं इसी फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन पूछा था हमारे मॉडल सेट में, इसी फॉर्मूला पर आधारित न्यूमेरिकल पूछा था हमारे मॉडल सेट में, अच्छा क्वेश्चन पूछा था। तो यानी कि ओमेगा की जगह पे 2πfl, तो 2πfl। सामान्य संकेतों में प्रेरणिक प्रतिघात होता है ओमेगा एल, XL बराबर ओमेगा एल, XC बराबर 1/ओमेगा-c। धारतीय प्रतिघात होता है 1/ओमेगा-c। ये सब आसान है, कम से कम हमारा जो बच्चा पढ़ा हुआ बच्चा होगा या कहीं भी पढ़े हुए होंगे तो ये सब तो खटाखट बता रहे होंगे, ठीक है, और बताना भी चाहिए। निम्नलिखित में कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब तक ये केबीसी में भी हम पूछे थे, कौन संधारित्र के द्वारा अवरुद्ध होता है। तो जानते हैं बाबू, संधारित्र लगाएंगे अगर बैटरी के साथ, ठीक है, तो ये करंट को पास नहीं करने देता है, क्योंकि दोनों प्लेट के बीच गैप होता है, सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, सर्किट कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन जब इसी को एसी के साथ लगा देते हैं तो सर्किट कंप्लीट नहीं होने के बावजूद भी, चूंकि एक बार ऐसे जाएगा, ठीक है, एक बार फिर ऐसे आएगा, तो यहां पे अगर लगाएंगे एमीटर या गैल्वेनोमीटर तो उसमें तो हर समय धारा जाते रहेगा। तो ये एसी को अवरुद्ध नहीं कर पाया, लेकिन डीसी को अवरुद्ध कर दिया। तो डीसी निम्नलिखित में कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध होता है। आशा करते हैं हम एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। सीआर श्रेणी परिपथ की प्रतिबाधा होती है, ठीक है। सीआर के लिए जेड बराबर होता है √XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस XR का स्क्वायर। सिर्फ सीआर है तो यही रह जाएगा, ये खत्म हो जाएगा।
यानी 1/ω/c का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका डी आर। आर सी का भी अच्छा याद है, किसी को याद है कि कल हम ये चीज बोले हैं? किसी को याद है कल हम ये चीज बोले हैं? L/R CR याद है, 3 चीज बताए थे। अगर आप क्लास किए होंगे तो जरूर आपको याद होगा। तो इसका क्या होता है याद है? इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। प्रूफ किए थे कल भी, इसका आंसर ये होगा। कल भी प्रूफ किए थे RC, ठीक है। तो R बराबर V बराबर IR, तो R बराबर V/I और C बराबर Q/V, V कैंसल, Q/I, Q बराबर IT, Q बराबर IT बाय I कैंसल, बच गया T। याद आया? सच सच बताइए। LR परिपथ की प्रतिबाधा होगी R² प्लस ω/L का होल स्क्वायर रूट अंडर। LCR श्रेणी परिपथ की प्रतिबाधा होगी। ये सब चीज तो हमको लगता है रटा दिए जबरदस्ती बोल बोल के। आशा करते हैं ये सब परीक्षा में भी आप लोग से पूछे बना। LCR परिपथ में विद्युत अनुनाद होने के लिए आवश्यक है, क्या होना चाहिए? याद है XC बराबर XL, XC बराबर XL होता था तब रेजोनेंस उत्पन्न होता था। रेजोनेंस मतलब होता है कोई चीज बहुत बढ़ जाना। बढ़ जाने के लिए रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, कम होने के लिए XC बराबर XL। 1/ω/c बराबर ω/L, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि ये चैप्टर कमजोर है, लेकिन मेरा विश्वास है कि आप एक बार ये चैप्टर पढ़ के देखिए, आपको मजा आ जाएगा। LCR श्रेणी परिपथ की विद्युत अनुनाद की आवृत्ति का मान क्या होगा? तो अभी तुरंत पढ़े 1/ω/c बराबर ω/L। ये शॉर्ट आंसर में भी क्वेश्चन पूछा गया है हाल फिलहाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है ये। 1/LC बराबर ω² 1/√LC बराबर ω, और फ्रीक्वेंसी बराबर ω/2π, यानी 1/2π और ओमेगा की जगह पे √LC। ठीक, तो ये हुआ आपका। यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान याद है? फॉर्मूला P एवरेज बराबर E रमेश I रमेश cos फाई। तो इसी को कहते हैं पावर फैक्टर। तो आंसर हो गया क्या? cos फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा व्यय होता है केवल जानते हैं इसमें भी बहुत लोग गलती करता है, लेकिन धारा व्यय या आप कहिए तो जो पावर लॉस, धारा व्यय या बोलिए शक्ति व्यय पावर लॉस सिर्फ रजिस्टर के ही कारण होता है। इसमें कुछ लोग गलती भी करते हैं। LCR श्रेणी परिपथ का शक्ति गुणांक होगा। अब देखिए, अभी तुरंत पूछे थे, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, सबको सिखाया हुआ क्वेश्चन है। R/Z देख लीजिए, ये देखिए, ये हुआ आपका XR, ये होता था आपका XC और ये होता था आपका XL, ठीक। तो XR ऊपर हो गया XC माइनस XL, इसको इधर कीजिए XC माइनस XL, और ये हो गया हमारा Z, ठीक है। यही हुआ हमारा फाई, ठीक है। तो cos फाई बराबर होता था R/Z। तो Z तो हम जानते हैं √1/ω/c माइनस ω/L का होल स्क्वायर प्लस R। तो यही हो जाएगा मेरा दोस्तों। तो आशा करते हैं ये आप समझे होंगे। R/Z, R है नीचे में Z, अभी तुरंत बताए थे ना Z, कि फिर बता दे? अरे क्या बता दे? Z बराबर आ तो गया, Z बराबर √XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R²। नेक्स्ट क्वेश्चन, LR श्रेणी परिपथ का शक्ति गुणांक, फिर से R/Z, लेकिन इसका तो Z चेंज हो जाएगा, इसमें तो सिर्फ L और R रहेगा। तो इसमें तो क्या होगा? ये वाला हो जाएगा, ये वाला। बात समझ गए? R/Z याद रहेगा ना? ठीक। नेक्स्ट, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की यथार्थ और आभासी शक्तियां क्रमशः PT और PA हो तो शक्ति गुणांक क्या होगा? ठीक है, तो cos फाई बराबर होता है PT/PA, PT/PA। असल में होता है PT बराबर PA cos फाई। सर क्या क्या लिख रहे हैं, हम लोग तो नहीं जानते। ये देखिए,
ये है आपका पावर एवरेज बराबर, ये है ई रमेश आई रमेश कॉस फाई। ये है पीए, पावर बराबर होता है करेंट इंटू वोल्टेज, करेंट इंटू वोल्टेज पीए। लेकिन असल में इतना ही पावर दिख नहीं रहा है, दिख कितना रहा है, ये पीटी, ये ट्रू वैल्यू हुआ, ये ट्रू वैल्यू हुआ, और ये आभासी हो गया। देखिए ना क्या लिखा हुआ है, देखिए यथार्थ, और यथार्थ जो है वो है पीटी और आभासी है जो वो है पीए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इसको खूब बढ़िया से। पी एवरेज बराबर इतना इतना, ये है ट्रू वैल्यू, ट्रू एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल शक्ति ये है। ठीक है, लेकिन अगर ये सब नहीं होता फायता तो ये दिखता, ये हुआ आभासी, आभासी वर्चुअल, और ये हुआ वर्चुअल में कॉस फाइस गुना कर दिया जाए तो क्या निकल जाता है, ट्रू वैल्यू। तो याद रखिएगा पीटी बाय पीए होगा, पीटी बाय पीए, पीटी बाय पी। आशा करते हैं सब कुछ आपको क्लियरली समझा दिए होंगे। किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, प्रेरक में, प्रतिरोधक में, संधारित्र में, ऊपर के सभी। जानते हैं इसमें भी बहुत लोग ऊपर के सभी लगाते हैं, लेकिन ये होता है सिर्फ प्रतिरोधक में, सिर्फ प्रतिरोधक में। प्रतिरोध के ही वजह से ऊर्जा का क्षय होता है, बाकी किसी की वजह से ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। तब तार अमीटर में धारा विक्षेप के समानुपाती होता है, धारा विक्षेप के वर्ग के समान, तो विक्षेप धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अभी तुरंत ये क्वेश्चन पढ़े थे। ठीक है, एक चोक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। चोक कुंडली कहां यूज किया जाता है, सिर्फ एसी में। चोक कुंडली असल में होता क्या है, ये यही है चोक कुंडली। जहां जहां होगा तार वहां वहां होगा आर, बनाने जाएंगे एल, बन जाएगा एल आर। याद आया? तो यही है हमारा चोक कुंडली। ठीक, इंडक्टर। ठीक है, तो ये किसको प्रभावित करता है, केवल एसी को ही नियंत्रित करने के लिए यूज किया जाता है, डीसी के लिए नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एसी परिपथ में लगे शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति की खपत होती है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन, हम लोग भी गलती कर दें अगर सडनली पढ़े तो। एसी परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति की खपत, जैसे देखे प्रेरक मार दिए हाफ LI², ये सब गलती होगी, आप लिख के ले लीजिए, ये गलतियां होती हैं। सर कब, कैसे नहीं होगी, कैसे 35 को, बहुत ही वो जो आपको नॉलेज रहेगा 70 क्वेश्चन का, लेकिन आपको शांत होकर के क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। इसके लिए ही हम आपको बोलते हैं कि पहले आप आंसर दीजिए तो आपका रियल प्रैक्टिस देखा जाएगा, फिर उसका आप लिखिए रिजल्ट क्या हुआ चल रहा है। आंसर होगा 0। सर क्यों, सर क्यों, सर क्यों सर? क्योंकि देखिए पी एवरेज बराबर होता है आई रमेश ई रमेश कॉस फाई। जानते हैं शुद्ध प्रेरकत्व है ना, तो फाई का मान होता है π/2 या -π/2। पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एलसी दोलनी परिपथ की प्राकृतिक आवृत्ति, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अरे कुछ नहीं है, 1/2π√LC। ठीक है, नेक्स्ट। प्रतिबाधा का SI मात्रक होता है ओम। ये तो मजाक हो गया, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टता के बीच का कालांतर फाई है तो धारा का वाटहीन घटक होगा। ठीक है, इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट इफ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज फाई देन वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट विल बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बच्चा गलती कर देता है। EMF है आई है, एंगल है फाई। तो देखिए इसका 2 कंपोनेंट होगा, इधर होगा आई कॉस फाई और इधर होगा आई साइन फाई। वाटलेस होने के लिए
इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री क्या है, इन दोनों के बीच क्या है कि इन दोनों के बीच क्या है, सोचने वाली बात है। किन दोनों के बीच क्या है, इन दोनों के बीच क्या है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा I sin फाई। ठीक, उसके बाद श्रेणीबद्ध LCR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है R/Z। आगे बढ़ते हैं। एक LCR श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने पर क्वालिटी फैक्टर का मान सीमित घटता है, डिक्रीजेज फाइनेटली, घटता है। क्यों? क्वालिटी फैक्टर बराबर क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर बराबर होता है VL/VR या VC/VR। बहुत बढ़िया ये है, बता देते हैं। देखिए, एक LCR परिपथ है, बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे, हो सकता है क्वालिटी फैक्टर सबके बारे में। मे बी LCR, ये जितना वोल्टेज डिफरेंस उत्पन्न किया, ये जितना किया, ये जितना किया, तो इसके साथ इसका रेशियो या इसके साथ इसका रेशियो, दोनों में कुछ भी, तो VL बराबर IXL बाय IXR बराबर IXC बाय IXR। I कैंसल, XL बाय XR, XC बाय ओमेगा L बाय R या 1/ωCR, दोनों में कुछ भी। तो जब भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, देखिए नीचे में रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली है वो घटेगा। ठीक ठाक है क्वेश्चन, हम ज्यादा जानकारी दे दिए। ये देखिए, ये अभी तुरंत पढ़े थे। शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? PT/PA, PT/PA। चलिए, ये वाला अभी तुरंत बताए थे कि नहीं बताए थे? ठीक है, PT/PA यथार्थ बाय आभासी। देखिए, वही क्वेश्चन को पूछा लेकिन ऐसे घुमा करके, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, LCR श्रेणी परिपथ में गुणवत्ता गुणांक अभी तुरंत बोले थे, ओमेगा L/R, अभी तुरंत याद किए, अभी तुरंत किए हैं। देखिए देखिए, नहीं विश्वास है तो देखिए देखिए, ओमेगा L/R निकाले हैं 1/ωC/R। पूरा मतलब जितना भी चैप्टर में जो भी फॉर्मूला, जो भी कॉन्सेप्ट है, सब रहता है हमारे PDF। सब ऑब्जेक्टिव को हम काउंट करने की कोशिश करते हैं कि बेसिक एकदम क्लियर रहे बच्चे को सब कुछ। इतने में से ही काम हो जाएगा। एक LCR श्रेणी परिपथ में गुणवत्ता गुणांक का मान क्या होता है? अभी तुरंत पढ़े थे 1/ωCR। देखिए, बदल दिए क्वेश्चन। वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कहा जाता है डायनेमो। कल भी ये क्वेश्चन था, याद है? कल भी सेम क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन बच्चा हम लोग को व्हाट्सएप पे भेजता है, अच्छा भी नहीं लगता है, कभी कभी कोई बच्चा भेजता है। ये सब आसान क्वेश्चन में से है दोस्तों। कहता है ट्रांसफार्मर क्या करता है? क्या एसी को डीसी में बदल देता है? क्या डीसी को एसी में बदल देता है? क्या डीसी के वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है, या एसी की वोल्टता को बढ़ाता है? तो ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ एसी के लिए काम करता है और वोल्टेज को बढ़ाता है और घटाता है। उपकरण डिवाइस जो एसी वोल्टता को बढ़ा देता है उसे कहते हैं क्या? प्रतिरोधक कहेंगे या अपचाई ट्रांसफार्मर, उच्चाई ट्रांसफार्मर। इंग्लिश में हम थोड़ा सा बोल देते हैं, आप आसानी से बता सकते हैं। जो वोल्टता को बढ़ाता है, रजिस्टर, स्टेप डाउन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या? ABCD। जल्दी आंसर दीजिए। बढ़ाने वाला, चलिए बहुत बढ़िया, आंसर आ चुका है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई ट्रांसफार्मर बढ़ाता है। उच्च स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसको बढ़ाता है? अभी तुरंत पढ़े, वोल्टता को बढ़ाता है। लेकिन अगला क्वेश्चन संभल के, अरे केवल एसी, केवल डीसी, एसी और डीसी। ट्रांसफार्मर कार्य करता है केवल एसी के लिए, अभी तुरंत बोले थे। एक ट्रांसफर का कार्य सिद्धांत आधार, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत आधारित है
विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे, अन्योन्य प्रेरण पे, स्वप्रेरण विद्युत जल, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। किस पर आधारित है, किस पर आधारित है, जल्दी बताइए। ABCD में फास्ट आंसर अभी दीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। हम आपके आंसर को देख रहे हैं मन की आंखों से, पहले इसका आंसर दीजिए। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जब लॉन्ग आंसर आएगा तो आपको यह लिखना पड़ेगा किस पर आधारित है, किस पर आधारित है। चलिए, अन्योन्य प्रेरण पे, किस पे आधारित है, अन्योन्य प्रेरण। ट्रांसफार्मर इज यूज टू, एक परिमापित्र प्रयुक्त होता है, इच्छित प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा पाने होते, प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में बदलने, इच्छित दिष्ट वोल्टेज, ऑब्टेन डिजायर्ड AC वोल्टेज एंड करंट। ट्रांसफार्मर किस लिए यूज होता है, हमारा जो हमको वोल्टेज चाहिए उसके यूज, वो वोल्टेज प्राप्त करने के लिए और करंट प्राप्त करने। एक राशि जो परिमापित्र में अचर रहती है, क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इन ट्रांसफार्मर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या वोल्टता, क्या धारा, आंसर होगा आवृत्ति। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब ऑब्जेक्टिव आना ही चाहिए, इससे बच्चे का कॉन्सेप्ट पता चलता है। धारा भी बदल जाता है, वोल्टता भी बदल जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदल। इसी अपचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी तथा सेकेंडरी में N1 तथा N2 लपेटे हैं, तो इफ देयर आर N1 and N2 टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ स्टेप डाउन, अपचाई है स्टेप डाउन, तो स्टेप डाउन में कौन होगा, स्टेप डाउन अगर है, स्टेप डाउन वोल्टेज घटाने वाला है, तो कौन अधिक होगा, N1 की N2। घटना है, घटना है तो घटेगा, तो N2 छोटा होगा, तो N2 लेसर देन N1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी तथा सेकेंडरी के लिए, ठीक है, स्टेप अप लिखा हुआ है ना, स्टेप अप, तो भैया स्टेप अप बढ़ना है, N1 इधर है, N2 में बढ़ना है, N2 ग्रेटर देन N1। ठीक है, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा में रूपांतरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा में रूपांतरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ताम्र क्षय, लौह क्षय, शैथिल्य क्षय, इनमें से कोई नहीं। विद्युत ऊर्जा का उष्मा में रूपांतरण को कहा जाता है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू थर्मल, हमको लगता है ये कॉपर लॉस, सब में हीट उत्पन्न होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल से जो हीट उत्पन्न होता है डायरेक्ट, वो तांबा में, अब बाकी मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से होता था, इसीलिए बड़ा सोच समझ के बैठ के बनाना होगा। ट्रांसफार्मर के कोर को पर्दार रखा जाता है रोकने के लिए, क्या बचाने के लिए, ऊर्जा के क्षय को बचाने के लिए, एनर्जी लॉस को बचाने के लिए। और किससे एनर्जी लॉस को बचाने के लिए, ईडी करंट के एनर्जी लॉस को बचाने के लिए। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की धारा की तुलना में होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर करेंट इन सेकेंडरी कॉइल इन कंपैरिजन विथ प्राइमरी कॉइल। ठीक है, आंसर दीजिए, तो आखिरी क्वेश्चन है ये, आंसर दीजिए तो मेरे दोस्तों। ठीक है, आज थोड़ा फास्ट बता दिए हैं, हमको लगता है 35 मिनट में 60 क्वेश्चन आज का हो गया। ठीक है, जल्दी बताइए, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है, क्या होता है, इसका आंसर जल्दी बताइए। क्या आप मारिएगा, मान लीजिए हम सभी जो भी बच्चे लाइव हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन का एक बार आंसर दीजिए, गलत हो या सही हो। तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। ठीक, इसका आंसर होगा द्वितीय कुंडली में धारा का स्टेप अप है सर, बढ़ जाना चाहिए, नहीं कम।
सुनिएगा ध्यान से सोना बाबू, अभी हम बता रहे हैं जो जानते हैं। स्टेप अप में क्या होता है? स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है और करंट घटता है। वोल्टेज बढ़ता है, जैसे उसमें जाएगा ना वोल्टेज बढ़ेगा और करंट घटेगा। बढ़ता तो है ही लेकिन वोल्टेज बढ़ता है, करंट नहीं। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सब हो गया होगा।